वीडियो में हम लोग आज जानेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यह सीडीपी है, पेपर 1 का है। सीटेट सीटीईटी पेपर 1 के लिए और ये पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पेपर 2 में भी आपका काम करेगा, सीडीपी है तो दोनों में काम करेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण इसमें से कौन सा है बताइए। पहला का आप आंसर करें तो फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण जो है वो आपका फर्स्ट है, यानी कि लिखना। लिखना सूक्ष्म गति के कौशल का एक उदाहरण है। भाषा के ज्ञानार्जन के हेतु व्यवहार या कौशलों में लिखना एक प्रमुख कौशल है। भाषा का यह कौशल मुख्य रूप से विद्यालय में अर्जित किया जाता है। लिखने का कार्य सभी वर्णों को शुद्ध लिखने से प्रारंभ होकर पत्र लेखन, वर्णनात्मक लेखों के लेखन आदि तक चलता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और दूसरा प्रश्न है आपका कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। इस डैश के स्थान पे क्या आएगा? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के विषय में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? तो सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। यानी किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर न तो बालक होता है न ही प्रौढ़। किशोर अनेक बातों के विषय में चिंतन करता रहता है, जैसे वह अपनी शारीरिक आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों के विषय में सदैव चिंतित रहते हैं। ये था आपका सेकंड प्रश्न। और थर्ड प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। क्या होता है? जो शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से अक्षम यानी वह सक्षम नहीं है, वह कर नहीं सकता है। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। बताइए थर्ड का आंसर करें। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को क्या होता है? डिस्ग्राफिया। यानी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित एक सामाजिक लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता, सामाजिक नहीं शारीरिक अक्षमता है। सामाजिक नहीं शारीरिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आंशिक पुनर्बलन वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। बताइए 4 का आंसर करें। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, थर्ड होगा तीसरा वाला। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यानी आंशिक पुनर्बलन से तात्पर्य किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, चूँकि सतत पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5। और 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बताइए 5 का आंसर करें। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। मनोवैज्ञानिक टॉरेंस के अनुसार प्रतिभाशाली बालक मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे बालक औसत बालकों की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? ये 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। बताइए 6 का आंसर करें। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सहयोगात्मक समस्या समाधान।
वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान है। इसके अंतर्गत छात्रों का एक छोटा समूह आपसी मतभेद भुलाकर एक समान लक्ष्य की ओर कार्य करता है। इसमें प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सक्रिय रूप से करता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। बताइए इस कौन सा चरण सही क्रम में है। यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, उस नंबरिंग के अनुसार आपको बताना है। तो 7 का आंसर करें आप, तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी पहले होगा 3 नंबर, पहला ये होगा, उसके बाद ये दूसरा नंबर पे जाएगा और ये तीसरा नंबर पे जाएगा और चौथा नंबर पे आपका पहला आएगा, यानी पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीक्रमण, फिर आएगा प्रतिक्रिया चयन, फिर आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी आपका 7 का 4 हो गया आंसर। यानी चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के क्रमिक चरण पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन तथा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन है। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, डैश के स्थान पे चारों में से क्या आएगा वो बताना आपको, कि वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, यानी सा और वाज में और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो वह किससे तो क्या है उसमें बताइए। शब्द जम्बलिंग विकार, डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्मोर्फिया हो गया, डिस्ग्राफिया यहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या लिख देता है, डिस्ग्राफिया यहाँ पे मान के चलिए। तो बताइए 8 का आंसर करें, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया में जो है उसे शब्द का पहचानने में समस्या आती है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है, यानी पढ़ने से संबंधित है वो क्या है आपका डिसलेक्सिया। जैसे सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, और बी और डी में अंतर नहीं कर पाएगा, ऐसे शब्द में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। 9 का आंसर करें, तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने से संबंधित नियोग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, अर्थात इसका प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम से हमारा तात्पर्य माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय में चयनित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। आवासीय विद्यालय खोलना। बताइए 10 का आंसर करें, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में वंचित बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय विद्यालय खोलना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसमें ऐसे बच्चों को उपयुक्त वातावरण के साथ साथ अधिगम के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। बताइए 11 का आंसर करें। 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान।
लिंग स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधी की व्यवस्था अथवा स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करता है। विद्यालय में ऐसे भेदभाव से बचने के लिए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण का अधिसंज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हर्षयाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण यानी रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। 12 का आंसर करें। 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापन व्यक्तिक भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। ये दोनों जो खाली स्थान पर क्या आएगा वो बताना आपको। विद्यार्थियों या समावेशन, अभिभावकों या समावेशन, विद्यार्थियों या बहिष्करण, अन्य शिक्षकों या समावेशन। बताइए 13 का आंसर करें। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। यानी यहाँ पे आएगा विद्यार्थियों और यहाँ पे आएगा आपका समावेशन। यानी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, जिससे कि उनकी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त सामग्री का भी चयन किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। बताइए 14 का आंसर करें। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऐसे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनमें निष्पादन उपागम अभिविन्यास के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो कौन सा ये राइट आंसर होगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। बताइए 15 का आंसर करें। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कि समस्या समाधान एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली है जिसके माध्यम से शिक्षक तथा विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान हेतु सचेत होकर नियोजित ढंग से पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करते हैं। अतः शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा अन्य सभी के माध्यम से समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। यानी ये तो आंसर हो गया, लेकिन क्या क्या होना चाहिए, मुक्त अंत वाली सामग्री का उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने और सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। ये तीनों पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। चलिए तो आज के प्रश्न बस 15 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम 16 से 30 तक करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सीटेट का आप तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षा जगत से किसी भी प्रकार का अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।